Hello, dear NSS program officers and volunteers. Today, our topic of discussion is NEET survey. नीट क्यों बोलते हैं इसको? नॉट इन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। पूरा देखते हैं। सर्वे ऑफ यूथ नॉट इन फॉर्मल एजुकेशन और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। हमें ऐसे युवा वर्ग को छांटना है जो ना तो एजुकेशन में है और ना ही एम्प्लॉयमेंट में है। ये क्यों जानना है? ये जानना है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स को, क्योंकि उनको इस जानकारी के आधार पर नेशनल यूथ पॉलिसी बनानी है, ताकि उन समस्याओं के बारे में पता चल सके कि क्यों ये जो यूथ है भारतवर्ष का, ये एजुकेशन में एनरोल नहीं है और एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। उन कारणों को जानना है। उनको जानने के बाद ही नेशनल यूथ पॉलिसी बनाई जाएगी। तो ये सर्वे हमारे एनएसएस वॉलंटियर्स के द्वारा किया जाना है, तो उसको आप समझ लें। यहाँ पर इस सर्वे में दो मॉड्यूल हैं, M1 और M2। M1 मॉड्यूल में आपका जो बिगनिंग का पोर्शन है वो रहेगा आपका 8 क्वेश्चन तक। यहाँ पर आपका स्टेट का नेम है, स्टेट का कोड है, ये ऑलरेडी गिवन है। जिले का नाम आप लिख लेंगे। कोड जो है रोहतक का 82 है, भिवानी का 81 है, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा की जो लिस्ट है डिस्ट्रिक्ट वाइज कोड, वो आपको सर्कुलेट किया हुआ है, आप वहां से देख के फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो एरिया है रूरल या अर्बन में आता है वो लिखेंगे। आप टाउन या विलेज का नाम लिखेंगे और उसका कोड भी लिखेंगे। ये सभी कोडिंग किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? जो हमारा सेंसस हुआ 2011 का, उसके अकॉर्डिंग ये कोडिंग होनी चाहिए। 8th क्वेश्चन इज एनएसएस यूनिट कोड। यहाँ पर एनएसएस यूनिट का अगर आपका कोई कोड है तो वो मेंशन करेंगे, अदरवाइज जो आपका इंस्टीट्यूशन का नाम है वो मेंशन कर देंगे। अब हमारा मेन पोर्शन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 9 से। हमें, क्योंकि ये सर्वे केवल उन्हीं व्यक्तियों का करना है जो इस एज ग्रुप में आते हैं, 15 to 29 के एज ग्रुप में आते हैं, और जो ना ही तो औपचारिक शिक्षा में है और ना ही नियमित रोजगार में है, ना ही तो फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, ना ही रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति, कम से कम एक व्यक्ति घर में मिलता है, तो उस घर का सर्वे हमने करना है। घर के लिए क्या डेफिनेशन रहेगी इस सर्वे के लिए? एक हाउस होल्ड किसको कंसीडर किया जाएगा? एक हाउस होल्ड में वो सभी व्यक्ति आएंगे जो एक साथ खाना खाते हैं। जो एक साथ खाना खाते हैं वो सभी आएंगे। अगर एक ही बिल्डिंग में 2 किचन हैं तो वो 2 घर कंसीडर होंगे। और अगर किसी घर में 15 से 29 वर्ष की आयु का कोई भी मेल या फीमेल ऐसा है जो ना ही तो फॉर्मल एजुकेशन में है ना ही रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में है, तो उसके लिए हम सर्वे करेंगे और यहाँ पर हमारी कोडिंग आ जाएगी 1। यहाँ पर आ जाएगा 1 कि हाँ कोई ऐसा पर्सन है जो ना ही, और पर्सन है एज ग्रुप, इस एज ग्रुप से हमारा संबंध है। इसमें हम बात करेंगे जो ना ही तो फॉर्मल एजुकेशन में है ना ही रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में है। हाउस होल्ड की डेफिनेशन आपने समझ ली कि जो एक साथ खाना खाते हैं। एज ग्रुप आपको क्लियर हो गया। अब आपको समझना है कि फॉर्मल एजुकेशन का मीनिंग क्या है। फॉर्मल एजुकेशन से हमारा मीनिंग है जो एजुकेशन किसी डिग्री के लिए प्राप्त की जा रही है, डिग्री या डिप्लोमा के लिए प्राप्त की जा रही है, या जो रेगुलर स्कूलिंग है, कॉलेज में आप जा रहे हैं, तो वो सभी फॉर्मल एजुकेशन में है, क्योंकि हम वो किसी डिग्री या डिप्लोमा के लिए एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। इसमें वो भी आ जाएगा जो स्टूडेंट्स डिस्टेंस से कोई कोर्स कर रहे हैं, वो भी एजुकेशन में गिने जाएंगे, क्योंकि उसके बदले में उनको एक डिग्री मिलने वाली है। लेकिन अगर कोई बच्चा इस एज ग्रुप का कोचिंग ले रहा है और उसके बदले में अभी वो सिर्फ तैयारी कर रहा है, तो वो फॉर्मल एजुकेशन में अभी नहीं गिना जाएगा। और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट से हमारा मीनिंग है, यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है। वैसे एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बट यहाँ पर हमें क्या कंसीडर करनी है? रेगुलर एम्प्लॉयमेंट से हमारा मतलब है कि
पिछले जो 6 महीने में कम से कम उस पर्सन ने 90 डेज या मोर देन 90 डेज काम किया है, ये इसको मेजर पार्ट गिना जाएगा। पिछले 6 महीने में उसने अगर 90 या 90 से ज्यादा दिन काम किया है तो वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में गिना जाएगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज नहीं तो हमें ऐसे ही व्यक्ति का सर्वे करना है जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में नहीं है और ना ही फॉर्मल एजुकेशन में है। सबसे पहला टास्क हमारा ऐसे हाउस होल्ड को पहचानना है, फाइंड करना है। अगर किसी घर में हमें ऐसा केस मिलता है तभी हमने आगे इस क्वेश्चनेयर को भरना है, इस फॉर्म को फिल करना है, अदरवाइज आपको आगे कोई एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पर आपको ये एक सिंपल डेफिनेशन तो हो ही गई कि पिछले 6 महीने में उसने 90 या 90 से ज्यादा दिन काम किया है तो वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में गिना जाएगा, अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएगा। और एक केस ये भी हो सकता है कि पिछले 6 महीने में उसने 90 या उससे ज्यादा दिन काम किया है, लेकिन अब आज से जिस डेट में हम सर्वे कर रहे हैं तब से वो उस काम को आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा है। वो कारण कोई भी हो सकता है कि अब उसका, जैसे आप टीचिंग में देखते हैं, वर्कलोड नहीं है, या कॉन्ट्रैक्ट जो हो रखा था वो ओवर हो गया है, या अब जो है छटनी की वजह से उनको निकाल दिया गया है, कोई भी कारण हो सकता है। तो हमने क्या कंसीडर करना है, एक तो हमारी डेफिनेशन होगी 90 से अगर कम दिन काम किया है तो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएगा, और एक केस क्या हो सकता है अगर 90 से ज्यादा दिन काम किया है 6 महीने में, लेकिन अब आज की डेट में जिस दिन हम सर्वे कर रहे हैं उस दिन से उसको बर्खास्त कर दिया गया है, अब वो उस एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में गिना जाएगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अगर हमें कोई ऐसा केस मिलता है तभी हम उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, इस फॉर्म को फिल करेंगे। उसके बाद आपको नंबर बताना है कि इस एज ग्रुप में कितने सदस्य हैं, पुरुष और ट्रांसजेंडर, एक यहाँ पर हम कैटेगरी में ले रहे हैं और दूसरा है महिला। जितना नंबर है वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि एक पुरुष एक महिला, या एक पुरुष 0 महिला, या 0 पुरुष 1 महिला, जो भी हमारा आंसर आता है वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद है आपका चयनित परिवार की संख्या। इसको आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जब आप अपने वॉलंटियर्स को बोल रहे हैं सर्वे करके आने के लिए, उनको कॉपीज दे रहे हैं सर्वे फॉर्म की, तो उस वक्त आप इसको ब्लैंक रखने के लिए बोलेंगे, सभी वॉलंटियर्स को इसको ब्लैंक रखने के लिए बोलेंगे। जब जितने आपके सर्वे कलेक्ट हो जाते हैं फिल्ड, उसके बाद आप इसमें नंबरिंग डालेंगे, जैसे हम सीरियल नंबर डालते हैं 1 2 3 4, स्टार्टिंग में नहीं डालेंगे, इसको एंड में डालेंगे जब सभी आपके फॉर्म्स कलेक्ट हो जाएंगे, और फिर आप फाइनली इसमें ऑर्डरिंग डालेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट है आपका, क्या घर का कोई सदस्य जिसने पिछले 30 दिन के दौरान वेतन या लाभ के लिए किसी भी समयावधि के लिए काम किया हो। घर में कोई ना कोई अर्निंग मेंबर जरूर होता है, तो अगर अर्निंग मेंबर है तो हम यस, हमें यहाँ पे कोडिंग में आंसर करना है। हर एक क्वेश्चन में आपके लिए कोडिंग दी हुई है, तो आप वहां से देख के आप यहाँ पर कोड फिल कर देंगे। अगर है तो फिर आपका टास्क ये जानने का है कि आप पूछें कि उस घर की इनकम कितनी है, मंथली इनकम कितनी है 30 दिनों के दौरान, घरेलू आय की राशि। तो उसको आपको या तो डायरेक्टली कोई आंसर कर देगा, और हो सकता है कि वो आंसर ना करें, क्योंकि जो हमारे सभी राज्यों में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चलती हैं उनका फायदा परिवार उठाते हैं, तो वो इस डर से कहीं उनका फायदा जो उनको मिल रहा है किसी भी स्कीम के अंतर्गत वो रुक ना जाए, तो वो अपनी इनकम बताते नहीं हैं। तो वॉलंटियर्स को बड़े केयरफुली उनसे पूछना है, देखना है उनके घर का, आपको देखना है कि किस प्रकार का उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, और या आप उनके एक्सपेंडिचर के आधार पर
उनसे इनडायरेक्टली जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका एक्सपेंडिचर कितना होता है 1 मंथ का, उस एक्सपेंडिचर के लिए क्या आपको लोन लेना पड़ता है। इस प्रकार से आप एस्टिमेट लगा करके ये जानकारी प्राप्त करेंगे और ट्राई टू बी एक्यूरेट इन दिस। एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन हमें बहुत ही केयरफुली यहाँ पर टिक करना है कि कितनी इनकम है। चाहे आप डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करें, इनडायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस करें इससे संबंधित, और इस जानकारी को प्राप्त करें। ये आपका हो गया मॉड्यूल 1। इसमें हमने केस ढूंढा जो हमारा इस सर्वे से संबंधित है। उसके बाद हमने उस घर में मंथली इनकम की जानकारी प्राप्त की। अब हमारा आता है मेन मॉड्यूल 2, जिसमें हमें जो हमारा ये 15 to 29 एज ग्रुप है, इसमें जो हमारे केसेस हैं जो ना ही नीदर इन फॉर्मल एजुकेशन नॉर इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट हैं, उनकी जानकारी भरनी है। यहाँ पर केवल उनकी जानकारी भरनी है। यहाँ पर P1, P2, P3, P4, P5 इसलिए दिया हुआ है कि एक घर में एक से ज्यादा ऐसे केसेस भी हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर डिसेंडिंग एज के ऑर्डर में यहाँ पर जानकारी भर देंगे। रिकॉर्ड इन ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग एज ऑफ द हाउस होल्ड मेंबर। सबसे ज्यादा जो 29 वर्ष के नजदीक जो एज का जो पर्सन है उसकी जानकारी, और फिर उससे कम और उससे कम, इस प्रकार से हम भरेंगे। एक है तो केवल P1 के नीचे जानकारी फिल कर देंगे, अगर 2 हैं तो P2 के नीचे भी भर देंगे, और इसी प्रकार से इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए दिया हुआ है नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, एज इन कंप्लीटेड ईयर्स एज पर लास्ट बर्थडे। आपको यहाँ पर कंप्लीट ईयर्स में लिखना है, ना कि मंथ्स में भी। जो उस पर्सन का लास्ट बर्थडे उसने सेलिब्रेट किया है उसके अकॉर्डिंग उसकी कितनी एज हुई है वो हमने यहाँ पर फिल करनी है। मंथ्स में कंसीडर नहीं करना है। जितनी एज उसकी हुई है पिछले बर्थडे के मनाने पर, तो उस एज को आपको फिल करना है। नेक्स्ट है कि वेदर करंटली मैरिड और नॉट, ये भी कोडिंग दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। उसके बाद विवाह के समय आयु क्या रही होगी, तो आपको डायरेक्ट आंसर भी मिल सकता है, और इनडायरेक्टली भी आप इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि आपकी शादी को इसकी एज आपको पता चल चुकी है, और ये पूछ सकते हैं आपकी शादी कितने साल पहले हुई, तो भी आपको इस एज ग्रुप के बारे में पता लग जाएगा। फिर है आपको जानना कि उसका शिक्षा का उच्चतम स्तर क्या है, कितना उसका एजुकेशन लेवल है। तो यहाँ पे उसके लिए आपको जिस भी भाषा में समझ आता है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड है, वो आपके लिए कोड दिए हुए हैं। मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर आपका सभी लेवल दिए हुए हैं। नॉट लिटरेट के लिए 1 है। लिटरेट विदाउट फॉर्मल स्कूलिंग, लिटरेट तो हैं, साक्षर तो हैं, उनको पढ़ना लिखना आता है, लेकिन वो कभी रेगुलर स्कूल नहीं गए। जो हमारा स्कूलिंग पैटर्न है उसके थ्रू उन्होंने पढ़ना लिखना नहीं सीखा, किसी बड़े ने घर में सिखा दिया या किसी भी अदर वे से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया, लेकिन फॉर्मल स्कूलिंग के थ्रू नहीं सीखा, तो वो आ जाएगा, उसके लिए कोड आ जाएगा नंबर 2। और उसके बाद है हमारा बिलो प्राइमरी, 3 प्राइमरी, और इस प्रकार से हमारे आगे के एजुकेशन स्टैंडर्ड के लेवल्स दिए हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कोडिंग कर देंगे कि उसने कितना सक्सेसफुली एजुकेशन लेवल जो है कंप्लीट कर लिया है। और ये आगे दिया हुआ है, अगर कोई डिप्लोमा भी किया हुआ है और वो ग्रेजुएशन लेवल का है तो ग्रेजुएशन वाली कैटेगरी में गिना जाएगा उसको, और डिप्लोमा अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर उसको देखा जाएगा। अब इसके बाद है, हमने एजुकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम यहाँ पर ये जो नीचे दिए हुए हैं पहले उनको देखेंगे, और फिर आप ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। उनके लिए जो साक्षर नहीं है या जो औपचारिक स्कूली शिक्षा के बिना साक्षर हैं, क्या कभी किसी औपचारिक शिक्षा में भाग लिया है? ये क्वेश्चन हम उनसे पूछेंगे जिनका एजुकेशन लेवल जो उसके लिए कोड है 1 और 2 उन्होंने बताया है, उसकी हमने कोडिंग की है 1 और 2, तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिन्होंने
जो लिटरेट नहीं है, नॉट लिटरेट, और हु आर लिटरेट विदाउट फॉर्मल स्कूलिंग, जो फॉर्मल स्कूलिंग के बिना लिटरेट हैं, उनसे हम पूछेंगे कि क्या कभी आपने औपचारिक शिक्षा में भाग लिया है, हाँ या नहीं में आपको उत्तर मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग कोडिंग भर देंगे। उसके बाद है आपका जो कभी औपचारिक शिक्षा में शामिल हुए, आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे अगर आपने स्कूल ज्वाइन किया लेकिन उच्च माध्यमिक स्तर या स्नातक स्तर से नीचे डिप्लोमा या प्रमाण पत्र पूरा नहीं किया तो औपचारिक शिक्षा को छोड़ने का कारण बताएं। अगर आपने जो हमारी फॉर्मल स्कूलिंग है उसमें पार्टिसिपेट किया है लेकिन आपने 10th तक का लेवल क्लियर नहीं किया है, या जो हमारा डिप्लोमा जो है बिलो ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएट लेवल के बिलो जो आपका डिप्लोमा का स्तर है वहां तक आपने एजुकेशन प्राप्त नहीं की है, तो उसका कारण आपको बताना है। यहाँ पर आप देखेंगे दोज हु एवर अटेंडेड फॉर्मल एजुकेशन, जिन्होंने स्कूलिंग में पार्टिसिपेट किया है, एनरोल कराया है खुद को, बट डिड नॉट कंप्लीट हायर सेकेंडरी लेवल, जिन्होंने 12वीं तक का लेवल अचीव नहीं किया है और डिप्लोमा सर्टिफिकेट बिलो ग्रेजुएट लेवल वो अचीव नहीं किया है। स्कूलिंग में तो एनरोल हुए लेकिन हायर सेकेंडरी लेवल जो आपका 12th है वहां तक एजुकेशन प्राप्त नहीं की है, या इसको क्या कहें बिलो ग्रेजुएट लेवल तक की एजुकेशन प्राप्त नहीं की है, चाहे वो डिग्री है चाहे डिप्लोमा है, बिलो ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट आपका बीए होता है, ग्रेजुएशन लेवल आप सभी को पता है, उससे अगर कम क्या होगा, जो 12वीं या उसके इक्विवेलेंट जो आपका डिप्लोमा है वहां तक आपने एजुकेशन प्राप्त क्यों नहीं की उसका कारण बताना है। और ये किस पर एप्लीकेबल होगा, जिसने एजुकेशन का लेवल 3, 4, 5, 6 में से बताया है। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 3, 4, 5, 6 लेवल आपका यहाँ पर कहाँ तक था, जिन्होंने सेकेंडरी 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है लेकिन 12वीं, उसमें कोई भी लेवल हो सकता है, बिलो प्राइमरी भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6 हमने सभी को कहा है, जिसके लिए हमने ये एजुकेशन के 3, 4, 5, 6 में से अगर यहाँ पे फिल किया है तो उनसे पूछना है कि आपने 12वीं या 12वीं के बराबर का कोई डिग्री या डिप्लोमा क्यों नहीं किया, उससे पहले स्कूल क्यों छोड़ दिया, तो उसका कारण हमने यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर सभी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं और अदर्स का भी ऑप्शन है, अगर वो एप्लीकेबल नहीं है तो आप अदर्स का भी, वैसे आपके ऑलमोस्ट सभी ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपका शिक्षा में जो रुचि है वो नहीं है, आर्थिक तंगी है, घरेलू गतिविधियों में संलग्नता है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से जो भी एप्लीकेबल है उस पर्सन के लिए वो आप मेंशन कर देंगे। आपके लिए बहुत बेहतर है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया गया है, तो जहां जिस स्टूडेंट का जो एरिया है, जिस लैंग्वेज पे कमांड है उसके अकॉर्डिंग वो देख सकते हैं। नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, एंगेज्ड इन डोमेस्टिक एक्टिविटीज, एंगेज्ड इन एक्टिविटीज फॉर पे और प्रॉफिट, तो ये कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने 12वीं या 12वीं के बराबर का कोई और डिप्लोमा नहीं किया और पहले ही अपनी पढ़ाई को ब्रेक करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। तो उनके लिए ये कारण लिखने हैं कि क्यों छोड़ना पड़ा, पढ़ाई उनकी कंप्लीट क्यों नहीं हुई, तो यहाँ पर आप कारण मेंशन कर देंगे। फिर है जिन्होंने, यहाँ पर देखेंगे दोज हु कंप्लीटेड हायर सेकेंडरी और डिप्लोमा सर्टिफिकेट बिलो ग्रेजुएशन लेवल, जिन्होंने 12वीं या 12वीं के बराबर का डिप्लोमा या जो आपका सर्टिफिकेट है वो अचीव किया है लेकिन ग्रेजुएशन लेवल में वो एनरोल हुए हैं और ग्रेजुएशन लेवल कंप्लीट नहीं किया है। देखिए ध्यान से, दोज हु कंप्लीटेड हायर सेकेंडरी और डिप्लोमा सर्टिफिकेट बिलो ग्रेजुएशन लेवल, डिड यू एवर अटेंड एजुकेशन फॉर ग्रेजुएशन लेवल, क्या आपने कभी कॉलेज में अपने आप को एनरोल किया है, क्या आप कभी कॉलेज गए हैं और आपने ग्रेजुएशन को उसके लिए ट्राई किया है, एजुकेशन फॉर ग्रेजुएशन लेवल और डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन लेवल। देखिए अगर ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन है तो आपका जो एजुकेशन
लेवल है वहां पर ही ग्रेजुएट लेवल का आपका टिक हो जाएगा। अगर उससे नीचे है, अभी हमने देखा जिनका 12वीं या 12वीं के बराबर कोई डिप्लोमा अचीव नहीं हुआ है तो उनके कारण हमने पूछे इससे पिछले क्वेश्चन में। अब हमारा क्वेश्चन है कि जिनकी ग्रेजुएशन नहीं हुई लेकिन एनरोल हुए हैं, 12वीं कर ली और उसके बाद कॉलेज में एनरोल हुए हैं, तो उसका हमें पूछना है कि क्या 12वीं के बाद कभी एनरोल हुए कॉलेज में। तो यस और नो का आपका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा कि 12वीं के बाद एनरोल हुए हैं। और अगर हुए हैं और उन्होंने पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, उनका जो एजुकेशन लेवल है वो ग्रेजुएशन लेवल का नहीं है, पूरा उन्होंने जो बीए, बीएससी, बीकॉम नहीं किया कंप्लीट, तो उसके कारण जानने हैं। यहाँ पर पर्पस क्या है कि जिन व्यक्तियों ने 12वीं या ग्रेजुएशन लेवल तक की एजुकेशन प्राप्त नहीं की है उनके कारण पूछने हैं। पहले क्वेश्चन में हमने 12वीं तक के बारे में पूछना है, इस क्वेश्चन में हमने ग्रेजुएशन तक के एजुकेशन ना कंप्लीट होने के कारण पूछने हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया है आपको। पिछले क्वेश्चन में आपको 12th तक के लेवल के बारे में पूछना है कि 12th तक क्यों नहीं की आपने पढ़ाई, यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन लेवल के कारण पूछना है कि ग्रेजुएशन लेवल तक आपने पढ़ाई क्यों नहीं की। अब ये इसी के ऑप्शंस चलते आ रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में। देखो यही आपका, सॉरी आगे पीछे हो गया ये, हाँ यहाँ तक ये सारे हमारे रीजंस दिए हुए थे, उसमें से हमने उसके अकॉर्डिंग कोडिंग देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कितनी भाषाओं का ज्ञान है। ये हमारा मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं और 5 आप ऑप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं कितनी लैंग्वेज उस पर्सन को आती है। ये उसी से संबंधित इंग्लिश मीडियम में है। नेक्स्ट है, अभी हमने उसके एजुकेशन के लेवल के बारे में जान लिया और वो क्यों 12वीं तक या बीए तक, या बीए मींस ग्रेजुएशन लेवल तक वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाया, उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, उसके कारण की बात कर ली है। अब हमारा क्वेश्चन है कि क्या अब वो वर्क की तलाश में है, आर यू लुकिंग फॉर वर्क फॉर पे। हम दो ही कारण से काम करते हैं, या तो पे के लिए या प्रॉफिट के लिए, या वेतन के लिए या लाभ के लिए। तो हम पहले जो 2 क्वेश्चन है यहाँ पर पूछेंगे पे के लिए कि क्या आप वेतन के लिए काम करना चाहते हैं, आर यू लुकिंग फॉर वर्क फॉर पे। अगर हाँ है तो आप यहाँ पर हाँ भर देंगे, और जिन्होंने यहाँ पर हाँ कहा है उनसे ही आपने ये क्वेश्चन पूछना है कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो किस प्रकार का काम करना चाहते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, किस प्रकार का काम करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल कर देंगे। नेक्स्ट है, अगर काम नहीं करना चाहते तो क्या प्रॉफिट के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्या आप अगले 3 महीनों के दौरान कोई व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं। अगर काम पे के लिए नहीं करना चाहते तो क्या प्रॉफिट के लिए करना चाहते हैं। प्रॉफिट के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यस, और जिन्होंने यहाँ पर यस के लिए हमारा कोड है 1, वो यहाँ पर 1 आ गया, तो उनसे आपको ये क्वेश्चन पूछना है। यदि घर का कोई सदस्य व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा है तो किस तरह का व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो यहाँ पर उसका ऑप्शन आपको चूज करना है कि बिजनेस के लिए वो कौन सा फील्ड चूज करना चाहता है, वो हम यहाँ से देख के भर देंगे। उसके बाद है आपका, अब अगर व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस के लिए आपको धन की भी आवश्यकता होती है, फाइनेंसेस की भी आवश्यकता होती है, तो उसके स्रोत बताने हैं कि अगर व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा है तो व्यवसाय के लिए धन का मुख्य स्रोत क्या है। तो यहाँ पर कोड्स दिए हुए हैं, बचत से करना चाहता है, बैंक से लोन लेना चाहता है, सरकार या किसी अन्य व्यक्ति से जो है हेल्प चाहता है, तो वो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं सभी, उनमें से आप देख के भर देंगे। नेक्स्ट है आपका, अब हमने 14 क्वेश्चन जो था हमारा सीरियल नंबर में, वो था आपका कि क्या आप
कोई पे के लिए कार्य करना चाहते हैं, 16th क्वेश्चन था, आप क्या आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? अगर दोनों में ही नो का आंसर आया है कि ना तो हम काम करना चाहते हैं ना बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहते हैं, उसके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं कि इंग्लिश में मैं देख लेती हूँ इसको। या तो उसकी इच्छा हो सकती है अभी हायर स्टडी के लिए, या जो हेरिडिटरी बिजनेस है उसको चलाने के लिए, या अपनी डोमेस्टिक ड्यूटीज हैं उनको करने का कारण हो सकता है, तभी वो कोई काम नहीं करना चाह रहा पे के लिए और प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ से आप भर देंगे। अगर वो ना ही तो पे के लिए काम करना चाह रहे हैं, ना ही प्रॉफिट के लिए, तो क्या करना चाह रहे हैं वो ऑप्शन यहाँ से चूज कर लेंगे। नेक्स्ट है, अब आपको बैंक्स में किस प्रकार की वर्किंग होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। अगर उस व्यक्ति ने यहाँ पर क्या है, क्या पूर्व में किसी प्रयोजन के लिए किसी बैंक ऋण के लिए आवेदन किया है, क्या कभी बैंक लोन के लिए अप्लाई किया है उस व्यक्ति ने, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस और नो। अगर किया है तो कब किया है, 12 महीने के दौरान, पिछले 12 महीने के दौरान किया है या उससे पहले किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कोड भर देंगे। और किस उद्देश्य के लिए बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है तो वो भी हम फिल कर देंगे, किस पर्पस के लिए। और यहाँ पर भी फॉर व्हाट पर्पस डिड यू अप्लाई फॉर बैंक लोन, किस पर्पस के लिए। और अगर एक से ज्यादा पर्पस हैं तो आप उसको मेंशन करेंगे जिसके लिए आपने सबसे ज्यादा लोन लिया है। इफ मल्टीपल कोड्स आर एप्लीकेबल, द कोड corresponding to which highest amount of bank loan was applied will be recorded। जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट का लोन लिया है वो किस पर्पस के लिए लिया है वो आप मेंशन करेंगे। अगर एक से ज्यादा बार अप्लाई किया है और कई सारे कारणों के लिए अप्लाई किया है तो उस कारण को मेंशन करना है जिसके लिए आपने सबसे ज्यादा लोन लिया है। क्या बैंक लोन के लिए अप्लाई किया है, सॉरी यहाँ पर एप्लीकेशन के बारे में है, क्या आपने अप्लाई किया है। यहाँ पर क्वेश्चन है क्या बैंक ऋण प्राप्त हुआ, अगर हाँ या ना दो आपके ऑप्शन हैं, उसके अकॉर्डिंग कोडिंग दे देंगे। उसके बाद यदि इसमें आपका अगर लोन प्राप्त हुआ है, वर यू एबल टू यूज दिस फंड्स फॉर दिस पर्पस, तो जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया है क्या उस पर्पस के लिए आप इन फंड्स का यूज कर पाए, तो यस और नो उसके अकॉर्डिंग कोडिंग देनी है। क्या आपने पिछले 6 महीनों के दौरान किसी भी अवधि के लिए वेतन या लाभ के लिए काम किया, हाँ या नहीं। देखो यहाँ पर दो कैटेगरी हमारी बनेंगी, एक तो हमने जो स्टार्टिंग में डिफाइन किया था कि या तो 6 महीने में 3 महीने से कम काम किया हो, 3 महीने जो हमारा 90 डेज, या तो वो व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने 90 डेज से कम काम किया है, तो वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे तो वो यहाँ पर हम उस पर्सन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वो तो सीधी सी बात होगी। दूसरा केस हमने क्या बताया था कि वो व्यक्ति हो सकता है जिसने 90 से ज्यादा दिन काम किया है लेकिन प्रेजेंटली जिस डेट को हम सर्वे कर रहे हैं उस दिन वो वर्किंग नहीं है, क्योंकि वो कोई भी कारण जो मैंने बताया था कि वो फर्म बंद हो गई, कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया, या वो व्यक्ति अब आगे उस काम को नहीं कर सकता, उसमें असमर्थ हो गया, कोई भी कारण हो सकता है। It may be noted that the household member who had worked for pay or profit for less than the major part of the last 6 months, मेजर पार्ट क्या है, जो 90 से कम दिन, लेस देन मेजर पार्ट है तो 90 से कम दिन उसने काम किया है, या वो व्यक्ति भी जिन्होंने 90 से ज्यादा दिन काम किया है बट एज ऑन डेट ऑफ सर्वे, जिस डेट को हम सर्वे कर रहे हैं, इज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट फॉर पे और प्रॉफिट, वो अब वर्किंग नहीं है। दो कैटेगरी आ गई यहाँ पर हमारी, 90 से कम दिन काम किया है तो वो व्यक्ति आ जाएगा कि वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, उसके बारे में ही हमने जानकारी प्राप्त करनी है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि 90 से ज्यादा दिन तो काम किया है लेकिन जिस दिन हम सर्वे कर रहे हैं उस दिन वो किसी कारण से एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, वो व्यक्ति गिने जाएंगे जो पहले जो काम कर रहे थे अब वो काम करने में असमर्थ हैं, या तो उनका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया है, या उनकी छटनी हो गई है, या वो फॉर्म बंद हो गई है, कोई भी कारण हो सकता है। तो जिस दिन हम सर्वे कर रहे हैं उस दिन अगर वो अनएम्प्लॉयड बता रहा है खुद को,
और उसने पिछले 6 महीने में 90 से ज्यादा दिन काम किया है तो भी वो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में गिना जाएगा, अगर जिस दिन हम सर्वे कर रहे हैं उस दिन वो व्यक्ति उस काम को नहीं कर रहा है आगे कंटिन्यू। तो उसके बाद है आपका, अब जिसने यहाँ पर यस कर दिया और एक कोड आ गया कि क्या आपने पिछले 6 महीने में किसी समय अवधि के लिए काम किया है, तो आपका अगर यहाँ पर यस आ जाता है तो आपको भरना है कि किस प्रकार का काम किया है। उससे पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति किस प्रकार का काम करने में समर्थ है। तो वो अगर उसने पिछले 6 महीने के दौरान किसी भी समय अवधि के लिए काम किया है, लेकिन अब वो हमारा यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ रहा है, तो उसने किस प्रकार का काम किया है, तो वो काम का टाइप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद सर्वेक्षण तिथि पर क्या घर का सदस्य वही काम कर रहा है जो उसने पिछले 6 महीनों के दौरान किया था, इसमें वो व्यक्ति आ जाएंगे जिन्होंने 90 से कम दिन काम किया है। 90 से कम दिन काम किया है तो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएंगे। और क्या अब भी वो वही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन आ जाएगा कि क्या वो काम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यस और नो के अकॉर्डिंग आंसर कर देंगे। यदि घर का सदस्य उसी काम में लगा हुआ है जिसमें उसने पिछले 6 महीने के दौरान काम किया था, अगर वो ये यहाँ पर यस है, तो आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 30 दिनों में उसने वो काम कितने दिन किया है। पिछले 30 दिनों में उसने वो काम कितने दिन किया है, तो उसको आप यहाँ पर नोट कर देंगे। उसके बाद है, यदि परिवार का सदस्य उसी कार्य में नहीं रहता है जिसमें उसने पिछले 6 महीने के दौरान कार्य किया है, तो उसको आगे ना करने का कारण बताना है। ये उन वाले जो हमारा जो ग्रुप है जिन्होंने 90 डेज से ज्यादा काम किया है लेकिन अब वो उस काम में नहीं है, ये क्वेश्चन उनके लिए है। इससे पहले वाले 2-3 क्वेश्चन उनके लिए थे जिन्होंने 90 डेज से कम काम किया था। वो उनके लिए हमने पूछा था कि किस प्रकार का कार्य किया था, पिछले 30 दिनों में आपने कितने दिन कार्य किया। वो अब ये हम उनसे पूछ रहे हैं कि अगर उन्होंने वो कार्य किया था लेकिन अब वो उस काम को आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, यदि परिवार का सदस्य उसी कार्य में नहीं रहता है जिसमें उसने पिछले 6 माह में कार्य किया है, तो उस कार्य को न करने का कारण आपको बताना है कि छटनी हो गई या कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया या काम नहीं है, अब वर्कलोड नहीं है। तो यहाँ पर आपको उसके ऑप्शंस चूज करने हैं। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है, रिट्रेंचमेंट, एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट ऑपरेटिंग इन द यूनिट, लैक ऑफ वर्क इन द एरिया, कोई भी ऑप्शन हो सकता है जिसकी वजह से जो उसने काम पिछले 6 महीने में किया अब वो उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 में अगर आंसर आपका कोड 2 में आ रहा है तो उनसे आपको ये क्वेश्चन पूछना है। नेक्स्ट है, यदि वर्तमान में विवाहित हैं तो क्या जो पति या पत्नी हैं वो इस एज ग्रुप में आते हैं और वो घर के सदस्य भी हैं। घर के सदस्य होने का मतलब क्या है, वो अभी वहीं पे साथ में रह रहे हैं, किसी दूसरे सिटी या विलेज में नहीं रह रहे हैं, किसी और कारण से साथ में रह रहे हैं। और अगर अनएम्प्लॉयड हैं, आपको पूछना है कि क्या नियमित रोजगार में है या नहीं। नियमित रोजगार की डेफिनेशन आपकी रहेगी जो आपने स्टार्टिंग में देखी थी, 90 या 90 से अधिक दिन काम किया होना चाहिए पिछले 6 महीने में। तो यहाँ पर आप उनसे पूछेंगे कि क्या आपका जो स्पाउस है वो वर्किंग है या नहीं है, तो यहाँ पर आप फिल कर देंगे, एज ग्रुप यही होना चाहिए। और अगर वर्किंग है तो यहाँ पर यस हो जाएगा, अगर वर्किंग नहीं है, यहां पर वर्किंग नहीं है तो उसके लिए आपका कोड 1 आएगा। वर्किंग नहीं है तो आपका कोड 1 आएगा। ये देखिए आपका ये पूछा गया है, वेदर द स्पाउस इज अ हाउस होल्ड मेंबर ऑफ एज 15 to 29 years and is neither in formal education nor in regular employment as on। वो अगर हमारा जो ये नीट सर्वे है उसी की कैटेगरी में आता है तो हमारा ऑप्शन 1 आएगा। और अगर वो ऐसा केस है तो उसके बारे में जानकारी हमें P2 कॉलम में भरनी है। ये हमारा P1 के नीचे हम सारी डिटेल भर रहे थे। अगर ऐसा ही दूसरा कोई सदस्य है घर में तो उसके बारे में जानकारी यहाँ पर ऐसे P2, P3, P4 में देनी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी। उसके बाद अगर वो वर्किंग है
आप जो पार्टनर है वो वर्किंग है, स्पाउस अगर वर्किंग है तो उसके बारे में यहाँ पर लिखना है कि वर्किंग है, क्या उसने पिछले 6 महीनों में किसी भी अवधि के लिए वेतन या लाभ के लिए काम किया है तो यहाँ पर यस आ जाएगा। और अगर किया है तो किस प्रकार का कार्य किया है। जो हमारा केस है उसके पार्टनर अगर वर्किंग है तो यहाँ पर हमें जानकारी देनी है कि वो किस प्रकार का कार्य कर रहा है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार से हम इस सर्वे को करेंगे। आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझें। इसके लिए आवश्यकता है कि आप फील्ड में जाने से पहले कम से कम 2 या 3 बार पूरे सर्वे फॉर्म को ध्यान से पढ़ें, समझें। तभी आप कम समय में किसी घर में जाके सर्वे कर सकते हैं। अगर आप वहीं जाके सर्वे फॉर्म खोल के क्वेश्चन पुट करेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा समय लगेगा और हो सकता है वो घर के सदस्य आपको आंसर करने के इच्छुक ना हो। तो उस चीज को अवॉइड करने से पहले करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इस सर्वे फॉर्म को एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस आपको पहले पढ़ना है, समझना है, ऑप्शंस को पढ़ना है। तभी आप किसी घर में जाएं सर्वे करने के लिए। तो तब आप सक्सेसफुली इसको कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।